एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन हैं और आपकी प्रिपरेशन, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 या फिर नीट 2026, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है। आई होप दैट। तो आज उड़ान सीरीज के इस लेक्चर में जो चैप्टर हम वन शॉट कवर करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे, अच्छे से इजी वे में समझेंगे, हर चीज को ध्यान से याद भी करके जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ साथ आई होप कि आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। चलिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक एनिमल बॉडी में कौन से टिश्यूज हैं, वो किन सेल से बने हैं, वो टिश्यूज मिलके क्या ऑर्गन्स बना रहे हैं। और अब इस चैप्टर के अंदर हमें एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करनी है ऑफ कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, दोनों एनिमल्स आपके सिलेबस में है नीट एग्जाम के, तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, हमने टिश्यू की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है ऑलरेडी। कि टिश्यू है क्या? एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्ट्रक्चर में सेम है, ओरिजिन में सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है। मतलब ऐसे सिमिलर सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और उनका फंक्शन भी सेम था, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया। बोला कि भाइयों आओ मिलते हैं और एक काम करेंगे, मिलके करेंगे। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया जिसको क्या बोला गया? टिश्यू। तो ये पहले सेल अलग अलग थे, फिर इन्होंने ग्रुप बना लिया कि अब सब मिलके एक काम करेंगे, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला गया बच्चों? टिश्यू बोला गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यूज हैं। तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी की कवरिंग बनाता है या फिर बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग, इनर लाइनिंग बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। देन आता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आ जाएंगे। देन न्यूरल टिश्यू जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स, न्यूरॉन्स और उनके सपोर्टिंग सेल्स, ग्लायल सेल्स, सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करूं तो इट हैज अ फ्री सरफेस, मतलब इसकी आउटर सरफेस जो है वो फ्री होगी। ये किसी हमारी बॉडी की कवरिंग बना सकता है, हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग बना सकता है, ऑर्गन्स की इनर लेयर बना सकता है, बट इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या रहेगी? फ्री रहेगी। ठीक है, कवर्स द बॉडी और बॉडी पार्ट्स, और इसके अंदर कंपैक्टली अरेंज सेल्स होंगे। अब ये जो हमारा टिश्यू है इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली लेयर बनाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसके सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। आगे इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, वो सिंगल सेल से बने, मतलब सिंगल सेल लेयर है। जो भी सेल्स हैं वो एक ही लेयर में अरेंज्ड होंगे। लाइन्स द बॉडी कैविटी एंड डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज है, सपोज हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कैविटी है उसको लाइन करेगा, हमारी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स हैं उनकी लाइनिंग बनाएगा। इसके अंदर भी 3 टाइप्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये 3 टाइप्स बच्चों किस बेसिस पे बनाई गई कि जो ये टिश्यू है उसके अंदर सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें मतलब सेल्स की शेप कैसी है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या है। तो 3 टाइप्स हमारे पास बनी, किस बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पे। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। सबसे पहले बात करेंगे कि स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है। अब पहले बच्चों डायग्राम से देखो कि ये जो सेल्स हैं एक ही लेयर पे और एकदम फ्लैटेंड सेल है, कोई इरेगुलर शेप है इनकी, कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम इरेगुलर, कोई कैसा दिख रहा है कोई कैसा दिख रहा है, सब इरेगुलर बाउंड्री वाले सेल्स हैं, फ्लैट सी लेयर में प्रेजेंट है, सिंगल लेयर है क्योंकि हमें पता है कि ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। अब देखो थिन लेयर ऑफ कैसे सेल्स है? फ्लैटेंड सेल्स हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कैसी क्या अभी बताया? इररेगुलर है। फाउंड इन, अब ये इंपॉर्टेंट है, कहां पाए जाते हैं ये? हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल में और हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वेओलाई है उनकी वॉल में पाए जाते हैं। वहां पे ये क्या काम करते हैं? सपोज ये हमारा एल्वेओलाई है, यहाँ हमारी ब्लड वेसल है, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? ये थिन सी लेयर प्रेजेंट है, किसकी? हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये वहां पे डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है एल्वेओलाई से
हमें पता है गैसियस एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, वहां पे ये लेयर कौन सी प्रेजेंट है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। हमें पता है कि ये बिल्कुल पतली सी लेयर है, इसके अंदर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत इजीली हो सकता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, ये जो हमारे पास टिश्यू है, ये लेयर जो स्क्वेमस एपिथेलियम की है वो बहुत हेल्प करती है। और वहां पे क्या बनाती है बच्चों, इट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री। तो जब गैसेस का डिफ्यूजन होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, वहां पे कौन से सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा टिश्यू जो है वो डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है, आपके नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो योर आंसर इज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये किस कैटेगरी में आता है, दिस बिलोंग्स टू सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। देन हमारे पास आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक या क्यूबॉइड लाइक होंगे। कहां पे होता है ये होगा हमारे ग्लैंड्स के डक्ट्स में। जो भी हमारी ग्लैंड्स में से डक्ट्स आती हैं जिनमें उनके सिक्रीशंस आएंगे, वहां डक्ट्स के अंदर कौन सा टिश्यू होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा हमारे जो नेफ्रॉन है, किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट है, उनका जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, जैसे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो जो ट्यूब्यूलर पार्ट है बच्चों, वहां पे होगा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर। फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है वहां पे तो इजीली हम ये जान समझ सकते हैं, है ना, कि वहां पे नेफ्रॉन के अंदर तो ट्यूब्यूलर पार्ट में एब्जॉर्प्शन होती है मटेरियल की, या कुछ मटेरियल्स जो है वो रिलीज होते हैं। डक्ट्स में हमें पता है कि सिक्रीशन होगी कुछ ना कुछ एंजाइम्स की। तो पीसीटी में नेफ्रॉन की पीसीटी जो है वहां पे इस एपिथेलियम के पास माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, कहां पे, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो किस पार्ट में प्रेजेंट है, जहां माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है उसके ऊपर, तो दैट इज पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर। देन आता है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है, सेल जो है वो लंबे लंबे हैं, टॉल हैं, पतले हैं, और उनका न्यूक्लियस कहाँ है, ऑलमोस्ट बेस की तरफ। टॉल सिलेंडर सेल विद न्यूक्लियाई एट बेस। अब इनकी जो फ्री सरफेस है बच्चों, उसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी बेसिस पे आगे इनकी मॉडिफिकेशन भी है जो हम डिस्कस करेंगे। कहाँ होंगे, हमारे स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। इनका फंक्शन क्या है कि ये भी मटेरियल्स को सिक्रेट कराने में या फिर एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। हमारे जो स्टमक है वहां पे कुछ मटेरियल्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है। वहां कौन प्रेजेंट है, कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है बच्चों। चलो अब आती है बारी की मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो हमारा कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उनके अंदर हमने पढ़ा कि सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। तो एक तो यही मॉडिफिकेशन है कि ये जो एपिथेलियम है वो कैसा हो सकता है, सिलिएटेड, की इसकी जो फ्री सरफेस है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होगा। अब ये सीलिया जो है अगर प्रेजेंट है तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। कोई भी मटेरियल है, सपोज ये सेल है, इसकी सरफेस पे सीलिया है, तो ये जो भी मटेरियल है उसकी मूवमेंट में हेल्प कराएगा। तो सीलिया ऑन फ्री सरफेस है, प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होगा, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स, जो अंदर से होलो है, ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे ब्रोंकियोल्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम है जो ओवा की मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसका रोल फंक्शन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, मूव पार्टिकल्स म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम, कि ये जो एपिथेलियम है उस पे सीलिया क्या काम करेगा, कोई भी पार्टिकल है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने का काम करेगा। देन आती है हमारे पास सेकंड मॉडिफिकेशन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी ग्लैंड्स के रिलेटेड, ग्लैंड्स का जो एपिथेलियम है और इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। अब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बच्चे दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उस बेसिस पे दो टाइप्स होगी, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा, अलग अलग आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, यहां आप देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल्स हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं। देन आते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, अलग अलग सेल्स का पूरा क्लस्टर प्रेजेंट होगा, देयर विल बी क्लस्टर ऑफ, मतलब मल्टीपल सेल्स एक साथ प्रेजेंट है, और इसकी एग्जांपल है हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में हमने अभी दो टाइप्स की
ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमारी एलिमेंट्री कैनाल के गॉबलेट सेल्स, मल्टीसेलुलर में हमारे पास है सिलिवरी ग्लैंड्स। क्लियर है बच्चों। देन हमारे पास ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, उनके टाइप्स हैं कि वो जो अपनी सिक्रीशन है वो पोर किस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन, अपना सिक्रीशन जो भी है उसको कैसे पोर, कैसे रिलीज कर रहे हैं, उस बेसिस पे दो टाइप्स हैं। दे कैन बी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगी, डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनके पास प्रॉपर एक डक्ट है, जो भी वो मटेरियल बनाएंगे पहले वो उस डक्ट में जाएगा। बट जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, उनके पास डक्ट नहीं है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या बनाती हैं, म्यूकस, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएंगी, ऑयल, वैक्स, मिल्क ये बना सकती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दे ओनली फॉर्म हॉर्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स बनाएंगी। हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरीज ये भी है, एड्रिनल ग्लैंड है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों। देन हमारे पास अभी यहां तक हमने किया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देन आता है हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल में क्या था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी। कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। और इनका जो काम है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में बहुत ही लिमिटेड है, ज्यादा कोई रोल नहीं है चीजों को सिक्रीट या एब्जॉर्ब कराने में, लिमिटेड सा फंक्शन है। ये हमारी जो स्किन है उसकी ड्राई सरफेस पे, आउटर सरफेस ऑफ द स्किन पे हो सकती है, या फिर इनर मॉइस्ट सरफेस ऑफ हमारी बकल कैविटी, जो बकल कैविटी की सरफेस है इंटरनली मॉइस्ट है वो वहां प्रेजेंट होगी, हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट होगी। हमारे जो भी डक्ट हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं, उनकी लाइनिंग बनाएगी, इनर लाइनिंग बनाएगी। एंड हमारे पेंक्रियाटिक डक्ट्स की भी इनर लाइनिंग कौन बनाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम। सिर्फ स्किन की ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट है, बाकी ये जो ऑर्गन है इनकी मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट है कंपाउंड एपिथेलियम। अब इसका काम क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसी भी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स को, कौन, हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमारे जो स्किन की ड्राई सरफेस है उसको कौन बना रहा है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ओके चलिए, देन हमारे पास आता है बच्चों सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या है, जंक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, दो डिफरेंट सेल्स हैं उनके बीच में किस टाइप के कनेक्शंस हैं। तो बेसिकली जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन एडजेसेंट सेल। दो सेल्स जो आपस में साथ साथ प्रेजेंट है उनके बीच क्या है, लिंक कैसा है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन, मतलब ये जो जंक्शंस हैं वो किसी ना किसी तरह सेल के लिए फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप के हमारे पास जंक्शन है। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन क्या करेंगे, एक सेल से दूसरे सेल में जो भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उनको मतलब आपस में टाइटली होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि मटेरियल की लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो इट स्टॉप्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के अंदर जब एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसफर होना है तो पूरे टिश्यू में कहीं भी मटेरियल की लीकेज ना हो जाए, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, टाइट जंक्शन। कहां प्रेजेंट है, हमारा डायग्राम देखिए बच्चों, ये है हमारे पास टाइट जंक्शन, दिख रहे हैं बच्चों। तो टाइट जंक्शन इस तरह से, ये है हमारा सेल 1, ये है सेल 2, दो सेल के बीच में जंक्शंस प्रेजेंट है, कौन से टाइप के हैं ये, टाइट जंक्शन, जो मटेरियल की लीकेज को प्रिवेंट करेंगे। देन हमारे पास आते हैं अधेरेंस जंक्शन। अब ये अधेरिंग जंक्शन जो है, अधेरेंस वर्ड का मतलब होता है चिपका के रखना, ठीक है, क्लोजली एसोसिएशन में रखना। ये क्या करेंगे, नेबरिंग सेल्स को पास पास रखेंगे। ये रहे हमारे अधेरेंस जंक्शन, ये क्या कर रहे हैं, दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करा के रखे हुए हैं। तीसरे टाइप है हमारे पास गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करते हैं, जो दो सेल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो सके, ये है गैप जंक्शन। अब यहां आप देखिए बच्चों, ये बीच में एक गैप है, यानी साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो कर सकता है और उनके जो मटेरियल्स हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, यानी दो सेल्स जो इकट्ठे पड़े हैं उनमें एक कम्युनिकेशन चैनल बना रहा है बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवा रहा है, बीच में एक ब्रिज जैसा काम कर रहा है, कौन, गैप जंक्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां तक हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटली पढ़ लिया, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, जंक्शंस की भी बात कर ली। देन सेकंड टाइप का जो हमारा टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि कुछ कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, लिंक प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज को आपस में लिंक कराता है, सपोर्ट कराता है। मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हमारे जैसे या फिर और जो हायर एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू।
ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फिब्रोब्लास्ट सेल। जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है, हमने 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में आता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं है, बाकी सब में फिब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगे। अब ये फिब्रोब्लास्ट सेल होते क्या हैं? एक ऐसे सेल्स हैं जो कुछ मटेरियल सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? एक तो ये कोलेजन सिक्रीट करेंगे, एक ये इलास्टिन सिक्रीट करेंगे, इसके अलावा एक मैट्रिक्स भी रिलीज करेंगे, सिक्रीट करेंगे। और ये मैट्रिक्स है क्या? ये क्या है? पॉलीसेकेराइड्स जो है वो मॉडिफाई हुए हैं, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सम पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स हमें पता है क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो बच्चों क्या करता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है सेल्स और फाइबर्स के बीच में। हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या देखने को मिलेगा? फिब्रोब्लास्ट सेल एक्सेप्ट ब्लड ओनली। फिब्रोब्लास्ट सेल जो है वो क्या क्या रिलीज कराएगा? कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, ये डिफरेंट फाइबर्स हैं। उसके अलावा ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो इन्हीं सेल्स और फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये मैट्रिक्स है क्या? एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? चलो जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल्स और फाइबर्स हैं वो मैट्रिक्स के अंदर एकदम लूजली अरेंज्ड हैं। ठीक है, कोई टाइट पैकिंग नहीं है, दे आर फ्रीली लूजली अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो कैसा रहेगा? उसका नेचर सेमी फ्लूइड नेचर रहेगा। अब ये सेल्स, कौन से सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे? फिब्रोब्लास्ट जो अभी हमने पीछे पढ़े, उसके अलावा मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। 3 तरह के सेल्स हैं हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेंगे, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। क्लियर? देन हमारे पास आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का नाम से ही पता चल रहा है कि डेंसली पैक्ड है, तो इसके अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे हमारे फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट। जो भी सेल्स हैं वो उनके अंदर एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे अपने मैट्रिक्स में। लास्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आएंगे हमारे बोन्स, कार्टिलेज और हमारा जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आएगा हमारा ब्लड। क्लियर बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की, यानी जिसके अंदर हमारे सेल्स फ्रीली अरेंज थे, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं था, लूजली अरेंज्ड थे। तो लूजली अरेंज्ड सेल यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आएंगी, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू जो है वो हमारे स्किन के नीचे की लेयर में पड़ा है, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। और ये क्या करता है? हमारे जो एपिथेलियम लेयर है उसके लिए एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है। डायग्राम में आप डिफरेंट सेल्स देख सकते हैं। ये हमारे पास मैक्रोफेजेस अरेंज्ड है, ये हमारे पास कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स ये ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं वो है फिब्रोब्लास्ट, उनसे क्या निकल रही हैं बच्चों? कोलेजन फाइबर्स। और यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है मास्ट सेल्स। क्लियर? ये है डायग्राम हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। नाउ टॉकिंग अबाउट एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू जो है वो भी हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर सेल्स जो है उनको कहा जाता है एडिपोसाइट्स। यहाँ पे आप देखो ये जो सेल है ये क्या है? एक एडिपोसाइट है। हमारा एडिपोज टिश्यू का सेल क्या है? एडिपोसाइट। ठीक है, अब क्या होगा? एडिपोसाइट्स का फंक्शन क्या है? ये फैट स्टोर करते हैं। एडिपोसाइट्स के अंदर अच्छी खासी स्पेस होती है कि वहां पे फैट्स को स्टोर किया जा सके। एक्सेसिव जो भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज एक्सेसिव है, उन सबको फैट्स में कन्वर्ट करके कहां भेज दिया जाता है? एडिपोसाइट्स के अंदर। और आप यहां डायग्राम में देखिए, इट हैज अ बिग फैट स्टोरेज एरिया। ये जो पूरा इसका न्यूक्लियस देखिए बिल्कुल एकदम पेरिफेरी की तरफ है और बीच में सारी खाली स्पेस किसके लिए है? फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो अच्छा खासा खुला यहाँ एरिया है कि भाई जो भी एक्सेसिव चीज है उसको फैट्स में कन्वर्ट कर दो और यहाँ भेज दो, यहाँ जगह है, फैट्स को स्टोर कर लेंगे। कहां? एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट सेल के अंदर। क्लियर है? तो ये बात हुई लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 टाइप का हमारे पास टिश्यू है, या तो वो हो सकता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलर में नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारे पास फाइबर्स हैं वो कैसे अरेंज होंगी? रेगुलर पैटर्न में। और इररेगुलर में क्या होगा? हमारे जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो इररेगुलरली कहीं भी अरेंज है। यहाँ आप देखिए देयर इज रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स, पूरा एक पैटर्न है, अरेंज है लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर, प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में हमारी फाइबर्स जो है अरेंज है। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी। अब ये अलग अलग फाइबर्स के बीच में ये हमारा कोलेजन फाइबर्स जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है रोज के अंदर। क्लियर? इसकी एग्जांपल क्या है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स जो है वो हमारे बोन्स और मसल्स को ज्वाइन कराते हैं, लिगामेंट्स जो है वो बोन्स और बोन्स को आपस में ज्वाइन कराती हैं।
देन आता है हमारे पास डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर आप देखो कहाँ अलग अलग फाइबर्स अरेंज हैं, कोलेजन फाइबर्स अलग, इररेगुलर पैटर्न, कोई आपको यहाँ, अब दो डायग्राम्स के अंदर फर्क देखिए, प्रॉपर रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स है, यहाँ पे फाइबर्स कहीं भी घूम रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स कहीं अलग सैर कर रहे हैं, तो इररेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स है, नो रेगुलर पैटर्न। Then fibroblasts and fibers, mostly collagen fibers are oriented differently। अब वहां कैसी ओरिएंटेशन थी, रोज के अंदर अरेंज थे, यहाँ कैसी ओरिएंटेशन है, इररेगुलर, ये एक फाइबर इस तरह पड़ा है, ये कोई किसी तरह पड़ा है, नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, इररेगुलर पैटर्न है हमारे पास, और ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है इररेगुलर काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें पहले हम बात करेंगे कार्टिलेज एंड बोन की। हमारा ब्लड जो है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब कार्टिलेज की बात करें तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कार्टिलेज जो टिश्यू है उसके सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। मैट्रिक्स, अब इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी कैविटी बन जाती है मैट्रिक्स के अंदर, और उसी में क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है वो रिलीज भी कौन करता है, सिक्रीट भी कौन करता है, यही कॉन्ड्रोसाइट। इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट ने एक मैट्रिक्स बनाया, उसमें थोड़ी सी कैविटी बनी और वहां ये खुद आके बैठ गए। क्लियर, दे आर प्रेजेंट in a cavity which is enclosed by matrix and this matrix is secreted by the chondrocyte itself। clear? अब मैट्रिक्स की बात करें कि ये जो हमारे कार्टिलेज हैं उनमें मैट्रिक्स कैसा होता है, तो मैट्रिक्स हार्ड होता है बट प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कैसे आ जाती है कि उसका मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से। स्पेशल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, जो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे कार्टिलेज के मैट्रिक्स को। प्रेजेंट कहाँ होंगे, हमारे टिप ऑफ नोज। बेसिकली कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन्स। हमारे नोज के टिप में बोन है, इसको आप हिला के देख लीजिए, मूव कर सकता है, बट क्या आप अपनी जो आर्म्स में हमारी बोन्स हैं उनको ऐसे मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमारे आउटर ईयर जो है, एक्सटर्नल ईयर, उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अलग अलग वर्टिब्रेस के अंदर जो जॉइंट हैं वो भी क्या किससे बने हैं, कार्टिलेज से ही बने हैं। लिम्स एंड हैंड्स ऑफ अडल्ट, हमारे जो हैंड्स एंड लिम्स हैं इनके अंदर भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं कहीं कहीं। क्लियर है बच्चों? देन आते हैं बोन्स। बोन्स की बात करें बच्चों तो इनके सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स। इनका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड होगा और नॉन प्लायबल, बिल्कुल भी फोल्डेबल प्लायबल नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, इनके मैट्रिक्स में क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट्स भर भर के पड़े हैं और कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन्स। कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, इसी से ही बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है, बिल्कुल हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन प्लायबल है। चलो अब बात करें, अच्छा ऑस्टियोसाइट्स बोन के सेल्स को बोलते हैं सीन इन स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने। अब ये कौन, जिस स्पेस में हमारा ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है उस आसपास की स्पेस को क्या बोला जाता है, लेक्यूने। डायग्राम में देखिए बोन के सेल्स, ये हमारे ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। और अब बोन्स के फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो किससे बना है, बोन से बना है। हमें लोकोमोशन में, मूव करने में हेल्प करती हैं, हमें अगर कोई वजन भी उठाना है, हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ है इसीलिए हम वेट उठा सकते हैं। और बोन्स के अंदर जो बोन मैरो है वहीं पे हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर ऑर्गन, अच्छा बोन्स जो है वो अंदर के जो सॉफ्ट ऑर्गन है, अब जैसे हमारा रिब केज है, रिब केज किससे बना है, बोन से बना है। अब ये बोन्स जो है इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, इन सब को प्रोटेक्ट कर रहा है रिब केज, तो यानी प्रोटेक्ट सॉफ्टर ऑर्गन एंड टिश्यूज। ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, बोन मैरो के अंदर। इसके अलावा लोकोमोशन, मूवमेंट एंड वेट बियरिंग एक्टिविटीज में भी कौन हेल्प करता है, हमारे बोन्स। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें दो तरह की चीजें प्रेजेंट है, एक है इसका फ्लूइड पार्ट और दूसरा इसका सेलुलर पार्ट। फ्लूइड पार्ट क्या है, हमारा प्लाज्मा। सेलुलर पार्ट में क्या आ जाते हैं, हमारे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन तरह के हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके अलावा प्लेटलेट्स। डायग्राम में ब्लड के कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं, तीनों तरह के सेल्स को दिखाया गया है। आरबीसी
WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन कैरी होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। इनकी शेप कैसी है, बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप है। WBCs में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होती है, इम्यूनिटी में काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम जो हमारा सर्कुलेशन वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पे हम डिटेल में ब्लड को स्टडी करते हैं। तो फॉर नाउ आपको ब्लड के बारे में इतनी डिटेल जाननी सफिशिएंट है। ब्लड जो है वो क्या काम करता है, अलग अलग बॉडी में जो भी ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होनी है, मटेरियल्स की सर्कुलेशन होनी है, वो किसके थ्रू होगी, हमारे ब्लड के थ्रू। चलो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू कह लो। अब मसल टिश्यू जो है बच्चों वो बना है अलग अलग मसल फाइबर से, और इन मसल फाइबर्स, हर एक मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है फिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एक पूरे मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। अब मसल जो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, एक्साइट हो सकता है। मसल टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ये हमारी बॉडी के जो भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स हैं उनमें बहुत हेल्प करते हैं। हमारी जो स्केलेटल बोन्स हैं उनके साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के हमारे पास मसल हैं। सबसे पहले आते हैं स्केलेटल मसल या फिर वॉलंटरी मसल। अब स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे ऐसे मसल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं अपना ये हाथ उठा सकती हूं, मैं चाहूं तो चल सकती हूं, मतलब जो मेरी विश से काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी विश से जिन मसल्स को मूव कर पा रही हूं उनको बोलूंगी वॉलंटरी मसल्स। और स्केलेटल मसल्स भी वॉलंटरी इन नेचर हैं। दे आर अटैच टू बोन्स, जैसे हमारे बाइसेप्स हो गए, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर स्केलेटल मसल्स। देन स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट इन मसल फाइबर। अब ये जिन मसल फाइबर से बने हैं वहां पे स्ट्रिएशंस मतलब डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे। कुछ डार्कर एरियाज होगा, कुछ लाइटर एरियाज होगा, तो बैंड्स की तरह अरेंजमेंट होगा। डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिएशंस। अब ये जो मसल फाइबर्स है वो आपस में बंडल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच्ड प्रेजेंट है इन पैरेलल फैशन। देख सकते हो आप, पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ एकदम ग्रुप में। A sheet of tough connective tissue encloses several bundle of muscle fiber। ये जो मसल फाइबर्स हैं वो बंडल में प्रेजेंट है और इनको एनक्लोज कौन करेगा, एक शीथ, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो किससे बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। क्लियर। देन आते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स जिनको विसरल मसल भी बोल दिया जाता है। ये है इनवॉलंटरी, मतलब ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन हो गई, हमारी स्टमक हो गया, तो उनकी जो वॉल है उनमें जो मसल्स हैं वो कौन से हैं, स्मूथ मसल्स। अब ये हमारी मर्जी से तो नहीं चलते कि चलो अब मैं चाहती हूँ मेरी इंटेस्टाइन के मसल्स काम करना शुरू करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, वो अपने आप चल रहे हैं, है ना। तो वो कैसे हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। एंड फाइबर्स टेपर्स इन बोथ द एंड। इनकी शेप कैसी है, फ्यूजिफॉर्म। इनके फाइबर्स जो है इस तरह से, एंड्स कैसे हैं, टेपरिंग, बीच में से मोटे हैं, एंड्स कैसे हैं, पतले दोनों तरफ से। इनको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप, यानी कि जो फाइबर्स के एंड है वो दोनों एंड्स पे कैसे हैं, टेपरिंग है। नो स्ट्रिएशन। अब यहाँ पे आप देखिए कोई डार्क लाइट बैंड्स नहीं है, स्ट्रिएशंस नहीं है, डार्क लाइट पैटर्न नहीं है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल बोला जाता है, क्योंकि कोई ऐसा अलग सा पैटर्न नहीं दिखता है, डार्क है कहीं से लाइट है, एकदम स्मूथ अपीयरेंस है, तो इनको क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। Seen in the wall of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine। अभी मैंने बात की कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, या फिर हमारा स्टमक। लास्ट है हमारे पास कार्डियक मसल। कार्डियक नाम से पता चल रहा है जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं। अब हार्ट के मसल्स भी कैसे होंगे, मैं मर्जी से तो नहीं चलते हैं कि अब दिल धड़कना शुरू कर दे और अब बंद हो जाए, तो ये भी कैसे हैं बच्चों, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी हैं और सीन ओनली इन हार्ट, हार्ट के अलावा ये और कहीं नहीं होंगे। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ये भी आपस में स्टिक टुगेदर मतलब इकट्ठे प्रेजेंट है इस तरह से, ये ब्रांच हो सकते हैं, इनके अंदर स्ट्रिएशंस होती हैं, डार्क लाइट बैंड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे मसल्स। अब बात करें अगर न्यूरल टिश्यू की, हमारा जो लास्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू है न्यूरल टिश्यू। तो बेसिकली न्यूरल टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के खास सेल्स आते हैं, न्यूरॉन्स और उनको सपोर्ट करने वाले ग्लायल सेल या फिर न्यूरोग्लिया भी उसको बोल सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि है यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। हमारा जो पूरा न्यूरल सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो स्टिम्युलाई को सेंस करके मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, वहां से जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको लेके आते हैं हमारे मसल तक। तो पूरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरॉन्स की हेल्प से ही होता है।
न्यूरॉन्स जो है एक्साइटेबल हैं, जब भी कोई इंपल्स मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, तो ये एक्साइटेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी है इनके पास। प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लायल सेल, न्यूरॉन्स के आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, जो इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ बच्चों देखो, ये है हमारे पास आसपास के न्यूरोग्लायल सेल, ये है एक न्यूरॉन, उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, न्यूरोग्लायल सेल, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। न्यूरोग्लायल सेल मेक अप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, जो हमारा पूरा न्यूरल टिश्यू है उसमें आधी से ज्यादा वॉल्यूम जो है वो किससे बनी है, न्यूरोग्लायल सेल से ही बनी है। सो मोर देन 50% जो है वो किससे बना है, न्यूरोग्लायल सेल से। चलिए देन हमारे, अब हमने टिश्यूज जो है वो सारे स्टडी कर लिए हैं, जो टिश्यूज वाला पोर्शन था एनिमल टिश्यू का वो इतना था। आगे आता है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब हम बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स की और वो क्या सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसा बन रहा है उनके बारे में। तो अब आपको इतना पता चला कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। अब ये जो टिश्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आपस में मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स। जो इनके अंदर पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो क्या है, ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स ने मिलके बनाया ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉडी में होनी बहुत जरूरी है, ताकि एक प्रॉपर मैनर में काम जो है, बॉडी के फंक्शंस जो है कोऑर्डिनेटेड वे में हो सके। ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। एक जो ऑर्गन है उसमें अलग अलग तरह के टिश्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हार्ट जो है उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है एंड न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो मतलब अलग अलग ये जो टिश्यूज थे उनसे मिलके बना है एक ऑर्गन। क्लियर। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉकरोच की। हमारे दो एनिमल्स हैं सिलेबस में, कॉकरोच एंड फ्रॉग। पहले हम बात करने वाले हैं कॉकरोच की, उसके बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन लेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो जनरली हमें पता है कि कॉकरोच ऐसा दिखता है, देखा तो सबने हुआ है। तो कॉकरोच की ये फोटो आप देख लो। कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा इज द जीनस, अमेरिकाना इज द स्पीशीज। दे आर नॉक्टर्नल, omnivorous एंड लिव इन डैम्प प्लेसेस। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, जो रात में ज्यादा एक्टिव हो, डैम्प प्लेसेस में, मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं। और omnivorous है मतलब दे फीड बोथ ऑन प्लांट एंड एनिमल फूड। क्लियर। कलर की बात करें तो बेसिकली इनका जो कलर है वो ब्राउन या ब्लैक ही होता है। ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी देखने को मिल सकते हैं, पर कहां देखने को मिलेंगे, इन ट्रॉपिकल रीजन्स। इसकी बॉडी साइज की बात करें तो ये 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक हो सकता है, यानी कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, सिस्टमैटिक पोजीशन की, तो ये बिलोंग करता है, हमें पता है किंगडम एनिमेलिया ही है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, जीनस पेरीप्लैनेटा एंड स्पीशीज इज अमेरिकाना। क्लियर है बच्चों। ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी यानी कि आउटर अपीयरेंस, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल, प्लांट देखने में कैसा, बाहर से कैसा दिख रहा है। ये पेन जो है वो मुझे देखने में कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का है, एक निब है, कुछ इस पे कंपनी का नाम लिखा है, तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। उसी तरह कॉकरोच अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, वो होगी उसकी मॉर्फोलॉजी। चलिए अब ये डायग्राम है कॉकरोच का, हमें अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं। इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिविजिबल है बच्चों, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। तो कुछ स्ट्रक्चर हेड पे विजिबल है, आईज हैं, एंटीने हैं, और उसके अलावा थॉरेक्स की बात करूं तो थॉरेक्स से विंग्स निकल रहे हैं, लेग्स ओरिजिनेट हो रही हैं। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में भी हमें कुछ सेगमेंट्स दिख रही हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। चलो जी स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अडल्ट कॉकरोच में, उसकी लेंथ हमें बताई है मिलीमीटर्स के अंदर, यहाँ बताई है दैट इज 34 to 53। पहले हमने पीछे जो लेंथ स्टडी की वो इंचेस या सेंटीमीटर में थी, दिस इज इन मिलीमीटर। बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है। इंसेक्ट्स में हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था, आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स पढ़े थे, तब इंसेक्ट्स में हमने स्टडी किया था कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड सब्सटेंस से बना है जिसका नाम है काइटिन। तो एक्सोस्केलेटन कहता है काइटिनस। अगर ब्राउन कलर का कॉकरोच आपको दिख रहा है तो मतलब वो किस वजह से दिख रहा है, उसका एक्सोस्केलेटन ब्राउन कलर का है। क्लियर।
हर सेगमेंट, अब क्या है, अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें, ईच सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में क्या होगी, आपको कुछ हार्ड प्लेट्स देखने को मिलेंगी। उन प्लेट्स को क्या बोला जाता है, स्क्लेराइड्स। अब ये डोर्सल साइड पे इन्हीं स्क्लेराइड्स का नाम कुछ अलग है, वेंट्रल में इन्हीं को कुछ और बोल देते हैं। जैसे होता है ना कि घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है, वैसे ही डोर्सल साइड पे इन्हीं हार्ड प्लेट्स को, स्क्लेराइड्स को क्या बोल देते हैं, टरगाइड्स। वेंट्रल साइड पे इन्हीं को क्या बोलना है, स्टर्नाइड्स। अब सपोज ये है अपर मतलब डोर्सल साइड और ये है इसकी वेंट्रल साइड, यहां मैं इसको क्या बोलूंगी, टरगाइड्स, और वेंट्रल साइड पे ये क्या है, स्टर्नाइड्स। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं बच्चे, इनके बीच में एक कनेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं हम आर्थोडियल मेम्ब्रेन। देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थोडियल मेम्ब्रेन, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ये इनको आपस में कनेक्ट कराती है, टरगाइड्स एंड स्टर्नाइड्स को। डोर्सल पे टरगाइड्स, वेंट्रल पे स्टर्नाइड्स, और ये दोनों हैं क्या, इन एक्चुअल ये स्क्लेराइड्स ही हैं, हार्ड प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन इन ईच सेगमेंट। चलो, बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हेड रीजन की, कि हेड कैसा है कॉकरोच का। हेड की मैं बात करूं तो ट्रायंगुलर इन शेप है, ये है इसका हेड, इस तरह से आप देखिए ट्रायंगुलर इन शेप लग रहा है, दिस इज लाइक दिस। हेड कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप। चलो आगे कह रहा है कि फॉर्म्ड बाय 6 फ्यूज्ड सेगमेंट। अब हेड के अंदर भी 6 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। अब क्या है, हेड के नीचे एक छोटी सी नेक होती है जिसकी वजह से ये इधर उधर देख सकता है। हमारे भी नेक लगी है तो ही हम इधर उधर मूव करा सकते हैं अपने हेड को, उसी तरह कॉकरोच के पास भी छोटी सी नेक है जिसकी वजह से इसका हेड जो है वो मोबिलिटी यानी मूवमेंट शो कर सकता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने है, हेड के पास ये रहे इसके एंटीने, इस तरह से हेड पे एंटीने निकल रहे हैं। अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, इसके पास यहाँ पे आईज प्रेजेंट है। और इसके अलावा आते हैं इसके माउथ पार्ट्स, च्यूइंग और बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, जिसके अंदर इसके पास है 2 मैंडिबल्स और एक लेब्रम, लेबियम, 2 मैक्सिले हैं और बीच में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। अब मैंडिबल्स जो है इनके पास टीथ लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं जो इन फूड को ग्राइंड करने में काम करते हैं, तोड़ने में काम करते हैं। तो ये थे कॉकरोच के माउथ पार्ट्स। अब आगे बात करें थॉरैक्स की। हमने हेड रीजन की बात कर ली, आईज हैं, एंटीने हैं, माउथ पार्ट्स हैं। थॉरैक्स में क्या क्या है, 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, 3 रीजन हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। सपोज ये इसका हेड है, आगे आता है हमारे पास थॉरैक्स रीजन, ये है थॉरैक्स। थॉरैक्स में 3 रीजन्स बना दिए, ये है प्रोथोरैक्स, ये है मीजोथोरैक्स और लास्ट में हमारे पास है मेटाथोरैक्स। आगे तो एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। अब ये 3 रीजन्स हैं किसके, थॉरैक्स के। अब सुनो बच्चों, हेड इज कनेक्टेड टू थॉरैक्स बाय नेक। यहाँ पे हमें पता है कि क्या होगा, एक छोटी सी नेक प्रेजेंट है जिससे हेड और थॉरैक्स आपस में कनेक्टेड है। थोरैसिक सेगमेंट, हर एक थोरैसिक सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ लेग्स, यानी थॉरैक्स की हर सेगमेंट से क्या निकल रही हैं, लेग्स निकल रही हैं, यानी कि प्रोथोरैसिक लेग्स, मीजोथोरैसिक लेग्स एंड मेटाथोरैसिक लेग्स। यहां से टांगे निकली, यहां से निकली एंड देन यहां से निकली। 3 पेयर्स ऑफ लेग, टोटल 6 लेग्स हैं। तीनों जो सेगमेंट्स थी थॉरैक्स की उनसे क्या निकल रही हैं, क्या ओरिजिनेट हो रही हैं, लेग्स। अब 2 पेयर ऑफ विंग्स, हमारा जो थॉरैक्स है उसी से विंग्स भी ओरिजिनेट हो रहे हैं, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। जो हमारे मतलब पहला जो ऊपर का पेयर है उसको बोलेंगे फोर विंग्स और नीचे वाला पेयर है उसको हाइंड विंग बोलेंगे। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग ओरिजिनेट नहीं होता। विंग्स कहां से निकलेंगे, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। सपोज यहां से एक विंग निकला, जस्ट अ मिनट इधर ड्रॉ कर ले, यहां से एक विंग निकला और जो हमारा दूसरा विंग है वो कहां से निकलेगा, हमारे मेटाथोरैक्स से। मीजोथोरैक्स से एक विंग निकला और मेटाथोरैक्स से एक विंग निकला, इधर और दूसरा इधर, क्लियर। तो यानी 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, मीजोथोरैसिक विंग्स एंड मेटाथोरैसिक विंग्स। मीजोथोरैसिक विंग्स की बात करें तो वो कैसे होंगे, उनको टेगमाइना बोला जाता है क्योंकि वो कैसे हैं, लेदरी, ओपेक हैं, लेदरी हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, टेगमाइना। ओके, अब ये क्या करते हैं, ये हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं जब कॉकरोच रेस्ट पे है, जब आराम से कॉकरोच बैठा है तो हाइंड विंग्स के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं फोर विंग्स और उनको कवर करते हैं। देन अगर हम हाइंड विंग्स की बात करें यानी हमारे मेटाथोरैसिक विंग्स की, वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट। फोर विंग्स कैसे थे, ओपेक थे, लेदरी थे, उनको क्या बोला था, टेगमाइना। हाइंड विंग्स कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है एंड यूज्ड इन फ्लाइट्स।
मतलब उड़ने में कौन काम करता है, मेनली हाइंड विंग्स। जो मेटाथोरेसिक विंग्स हैं वो उड़ने में काम करते हैं। मीजोथोरेसिक क्या करते हैं, जब रेस्ट पे है कॉकरोच तो हाइंड विंग्स को कवर करके बैठते हैं। क्लियर इतना, विंग्स और लेग्स। चलो नेक्स्ट आता है एब्डोमेन। अब हमने 3 रीजन बोले थे, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। सबसे पहले आया हेड, उसको डिस्कस किया, थोरेक्स को डिस्कस किया, अब बारी है एब्डोमेन की। अब एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स हैं। 10 सेगमेंट, जैसे हमने थोरेक्स पे 3 बनाए, एब्डोमेन में है 10 सेगमेंट्स। फीमेल की बात करें तो 7th जो सेगमेंट है वो कैसी होगी, बोट शेप्ड। 8th और 9th जो स्टर्ना है, यानी वेंट्रल साइड की बात हो रही है। टर्गाइट्स जो है वो होता है डॉर्सल साइड, और स्टर्नाइट्स या स्टर्ना कहां बोलते हैं, वेंट्रल साइड पे। 8th और 9th स्टर्ना जो है वहां क्या प्रेजेंट है, जेनिटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच। इस जेनिटल पाउच में क्या क्या चीजें होंगी, इस पाउच के अंदर फीमेल का गोनोपोर होगा, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पर्मेथिकल पोर्स होंगे, एंड कुछ ग्लैंड जिनका नाम है कोलेटरल ग्लैंड्स। ये 3 चीजें होंगी कहां, इस जेनिटल पाउच में, जो कहां प्रेजेंट है, 8th और 9th स्टर्ना पे। यहां डायग्राम में देखो ये प्रेजेंट है जेनिटल पाउच। क्लियर। उसके अलावा दोनों जो कॉकरोच हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, ये एनल सर्काई प्रेजेंट होंगे। क्लियर। आप यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों में देख लो, एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट है। अब मेल की बात करें तो उनका जो जेनिटल पाउच है, ब्रूड पाउच है, वो बिल्कुल कहां प्रेजेंट है, बॉडी के टर्मिनल हाइंड एंड पे प्रेजेंट है। और वो डॉर्सली किससे कवर्ड होगा, इट इज डॉर्सली बाउंडेड बाय, कवर्ड बाय 9th या फिर 10th टर्गा, और वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, यानी डॉर्सली 9th या 10th टर्गा एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम। क्लियर। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस। अब इस पे डॉर्सल साइड पे क्या आ रहा है, एनस, और वेंट्रल साइड पे क्या आएगा, मेल का जेनिटल पोर यानी कि गोनोपोर। और इसके अलावा गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट है, जो उसको कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। चलो अब वो दोनों अगर मेल फीमेल की बात करें तो 10th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, जॉइंटेड एनल सर्काई। जो अभी मैंने आपको बताया था कि एनल सर्काई जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, कहां, 10th सेगमेंट पे। अब मेल की बात करें, फिर से मेल के पास एक कुछ अलग फीचर है, अलग स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल्स। मेल बियर पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। यहां पे आप देखो बच्चों, ये थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर 10th सेगमेंट पे मेल के पास ये पतले पतले लंबे से थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स प्रेजेंट है। एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट है। एनल स्टाइल, मेल जो है वो स्टाइलिश है, उसके पास क्या है, एनल स्टाइल्स प्रेजेंट है ऑन इट्स 10th एब्डोमिनल सेगमेंट। क्लियर है बच्चों। चलो अब आती है बारी एनाटॉमी की। अब हमने बात की कि मॉर्फोलॉजी होती है कि आउटर अपीयरेंस क्या है, एनाटॉमी होती है कि उसका इंटरनल अपीयरेंस क्या है। क्लियर, कि मतलब उसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से हैं, उसका टिश्यू कैसा है, ऑर्गन्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे बॉडी वर्क कर रही है, वो सब चीजें किसमें आती हैं, एनाटॉमी में, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहले एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये खाना कैसे खाता है, क्या सिस्टम है इसकी बॉडी के अंदर। तो ये है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक एक करके अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, सबसे पहले हमारे पास बात करें एलिमेंट्री कैनाल में 3 हिस्से हैं, फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट। फॉरगट में क्या क्या आता है बेटा, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड देन गीजर्ड। माउथ से शुरू होता है, फेरिंक्स आएगा, ईसोफेगस आएगी, फिर एक क्रॉप आता है जिसमें खाना स्टोर होता है, देन एक अलग ऑर्गन है गिजर्ड, जिसमें क्या होगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है, और गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोल देते हैं। अब यहाँ आप देखें, यहाँ इसका माउथ, माउथ से फूड गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ जाएगा बच्चों, ईसोफेगस में। ये रही इसकी ईसोफेगस, यहाँ आ गया खाना। देन ये है बड़ा सारा स्टोरेज ऑर्गन, जिसको क्या बोल दिया, क्रॉप। यहाँ पे जो भी ये खाना खाएगा वो स्टोर हो जाएगा। क्रॉप के बाद एक ये एरिया है जिसको बोलते हैं गिजार्ड, यहाँ पे खाना धीरे धीरे ग्राइंड होगा। अब देन हमारे पास शुरू हो जाएगा मिडगट, वो हम डिस्कस करेंगे। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब गिजार्ड जो है इसके पास सर्कुलर मसल्स हैं, थिक मसल्स हैं, एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग काइटिनस प्लेट। गिजार्ड की जो आउटर वॉल है वो किससे बनी हुई है, सर्कुलर मसल से, और इनर वॉल जो है वो क्या है, काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे टीथ होते हैं उस तरह, तो वो फूड की ग्राइंडिंग करते हैं। ये था हमारा फॉरगट। क्लियर। अब हम बात करेंगे मिडगट की।
मिड गट को मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं। इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, जो हमारा फॉरगट था इट वाज लाइंड बाय क्यूटिकल, मिड गट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल। अब इसमें क्या आते हैं, जहां हमारी गिजर्ड फॉरगट जहां एंड हुआ वहां पे क्या प्रेजेंट थे, हिपैटिक सीके, बहुत सारे थ्रेड लाइक ट्यूब्यूलर से स्ट्रक्चर हैं जिनको क्या बोला गया है, हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सीके। कितने हैं ये, 6 to 8, 6 से लेके 8 ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक सीके हो सकते हैं, और ये कहाँ होते हैं, फॉरगट और मिडगट के एकदम जंक्शन, जहां मिडगट स्टार्ट हो रहा है वहां हमें पहले क्या देखने को मिल जाते हैं, हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। इनका काम क्या है, ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करेंगे बेसिकली एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। अब जहां ये मिडगट खत्म हुआ, ये है हमारा पूरा मिडगट, ठीक है, जहां ये खत्म हो रहा है और हाइंडगट शुरू हो रहा है वहां क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनका काम क्या होता है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फिलामेंटस 100 to 150 हो सकते हैं, ये भी क्या नाम है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। कहाँ प्रेजेंट है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। काम क्या है इनका, एक्सक्रीशन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। लास्ट है हमारे पास हाइंडगट। हाइंडगट में बच्चों अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करो, ये जो हमारा हाइंडगट है दिस, ये हमारे मिडगट से मोटा है, मिडगट थोड़ा पतला है, हाइंडगट थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, तो ब्रॉडर देन मिडगट, इट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल। इसमें भी अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। हाइंडगट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इलियम आएगी, कोलोन आएगी और रेक्टम आएगी। हियर यू कैन सी इलियम, देन कोलोन एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, रेक्टम। रेक्टम जो है वो आउटवर्ड ओपन हो जाएगी थ्रू एनस, एनल पोर के थ्रू जो रेक्टम है वो बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होती है। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस इंसेक्ट के अंदर जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर सर्कुलर सिस्टम है कैसा, ओपन टाइप। ओपन का मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई आर्टरीज वेन्स वगैरह नहीं है, ब्लड जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, नो ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेसेस, हीमोसील। अब क्या है, डायरेक्टली जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स तो ढंग से डेवलप हुई नहीं है, तो ब्लड कैसे सीधा ही कैविटीज, ओपन स्पेसेस में जा रहा है जिनका नाम है हीमोसील, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील आर बेस्ड इन ब्लड, दैट इज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ बेसिकली इनके ब्लड को बोला गया है, और जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो डायरेक्टली ब्लड में बेथ हो रहे हैं, क्योंकि ब्लड कहाँ वेसल्स में फ्लो कर रहा है, वेसल्स तो है ही नहीं, ब्लड सीधा हार्ट से आया और इन ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्टली फ्लो कर रहा है। हीमोलिम्फ क्या है, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट, यानी कि ब्लड की जैसा हो गया, प्लाज्मा और हीमोसाइट यानी कि ब्लड सेल्स। क्लियर। अब हार्ट की अगर बात करें कॉकरोच के अंदर, तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइनिंग एट द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हार्ट कैसा है, ट्यूब जैसा है, जो कि मिड डॉर्सल लाइन में इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी में थोरैक्स और एब्डोमेन वाले रीजन पे एकदम मिड डॉर्सल लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। इट हैज फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। इसके पास फनल शेप चैम्बर्स हैं, देखो, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ आप देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ चैम्बर्स, ये हैं हार्ट के चैम्बर्स, जो कैसे हैं, फनल शेप्ड। और इन चैम्बर्स के दोनों साइड्स पे, इधर साइड्स पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, ओस्टिया। ओस्टिया क्या होते हैं, एक तरह के पोर्स होते हैं। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। अब ब्लड जो है वो इन ओस्टिया, इन पोर्स के थ्रू इन चैम्बर्स में एंटर किया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और फिर ये पंप आउट हो जाता है इन्हीं पोर्स के थ्रू एंटीरियर रीजन में। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी हार्ट से ओपन स्पेसेस में ही एंटर करता है, साइनस में, और इन्हीं पोर्स के थ्रू वो बाहर आता है हार्ट से। क्लियर है बच्चों। चलो अब आता है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कॉकरोच में या इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे पास लंग्स हैं, इनके पास लंग्स तो नहीं है। अब इनमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो प्रॉपर आपस में नेटवर्क बना के रखे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है वो हर सेगमेंट में ओपन हो रहे हैं 10 छोटे छोटे स्पाइरेकल्स, जो होल्स हैं उनको क्या बोला गया है, स्पाइरेकल्स। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ, अब बॉडी की, ये सपोज बॉडी है कॉकरोच की, इसमें पूरा नेटवर्क चल रहा है ट्रैकिया का। अब बॉडी की जो साइड्स हैं, लेटरल साइड्स, वहां पे छोटे छोटे होल्स हैं, स्पाइरेकल्स, उसकी हेल्प से ये जो ट्यूब्स हैं वो ट्रैकिया जो है वो ओपन हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये है हमारे पास एक ट्रैकिया,
जो इस होल से ओपन हो रहा है जिसको बोला है स्पाइरकल। अब ट्रैकिया जो है वो आगे अलग 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 ट्यूब्स में बाइफरकेट होता जा रहा है, जिनको क्या बोला है, ट्रैकियोल्स। वो कहाँ एंटर करती हैं, सेल्स में। ये हैं बॉडी सेल्स, ठीक है। जो ट्रैकियोल्स है वहां, वो कहाँ जा रहे हैं, आगे सेल्स तक ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं। पूरा आप ये देख सकते हैं बच्चों, नेटवर्क है ट्रैकिया से बना हुआ, और ये ट्यूब जो छोटे छोटे होल्स हैं उनको क्या बोला गया है, स्पाइरकल। क्लियर है। चलो, थिन ब्रांचेस ऑफ ट्रेकियल ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्रेकियोल्स। जो ट्रेकिया से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं उनको क्या बोला है, ट्रेकियोल्स। दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स। जो अलग अलग बॉडी सेल्स तक क्या लेके जा रही हैं, ऑक्सीजन। क्लियर। ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर। अब जो स्पाइरकल है वो ओपन होंगे, क्लोज होंगे, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर मसल्स। क्लियर। गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस एट द ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस मैकेनिज्म से होता है, डिफ्यूजन। जो ट्रैकियोल्स से सेल में ऑक्सीजन जानी है, वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो कैसे होगा, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। चलो, दिस वॉज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यूरिकोटेलिक। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉकरोच है वो कैसा है, यूरिकोटेलिक। मतलब जो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड। क्लियर। ये क्या रिलीज करता है, क्या एक्सक्रीट आउट करता है, यूरिक एसिड। जो भी इसका बॉडी का वेस्ट है वो पहले यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो बॉडी से रिमूव होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने पढ़ा था, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. कैसा एपिथेलियम होगा, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम होगा हर एक ट्यूब्यूल का। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल जो है उसके हर एक ट्यूब का एपिथेलियम जो है वो कैसा होगा, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। अब्सॉर्ब करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को, देन उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा थ्रू द हाइंड गट। जो हमारा हाइंड गट है जिसमें हमारे इलियम कोलोन रेक्टम आ रहे थे, वहां पे एक्सक्रीशन होगी। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड, ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के काम में। क्लियर। चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। अब इसका दिमाग कैसा है, कॉकरोच के पास दिमाग होता है क्या, वो भी सेंस कर पाता है चीजें। तो कॉकरोच के अंदर भी बच्चों होता है नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। अब इनके अंदर गैंग्लिया अरेंज हैं, ये एक गैंग्लिया है, ये भी गैंग्लिया है, ये भी अलग अलग सेगमेंट में गैंग्लियाज जो हैं वो अरेंज्ड हैं। और हर जो हमारा जो गैंग्लिया है वो कैसे कनेक्टेड है, इट इज ज्वाइंट बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड जो है बॉडी की, वहां पे देखने को मिलते हैं हमें कुछ कनेक्टिव्स इस तरह से, ठीक है। देन 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। जो थोरैक्स वाला रीजन है वहां पे 3 गैंग्लियास होंगे, ये देखो थोरेसिक गैंग्लिया 1 2 एंड 3। देन हमारे पास आते हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 3 कहाँ है, थोरैक्स में, 6 है हमारे एब्डोमेन में। हेड होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेचारे के सर में तो दिमाग है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है ब्रेन, जो हमारा हेड रीजन है उसके पास छोटा सा एक सेरिब्रल गैंग्लिया है। तो क्योंकि हेड रीजन के पास बिल्कुल माइन्यूट पोर्शन है न्यूरल सिस्टम का, तो इसीलिए अगर कॉकरोच का हेड जो है वो काट भी दिया जाए तो भी ये कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकता है। द हेड होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है हेड के पास। रिमेनिंग पार्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। बाकी का सारा जो न्यूरल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में अरेंज है। अभी हमने देखा 3 इन थोरैक्स रीजन एंड 6 गैंग्लिया इन द एब्डोमेन रीजन। सो इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, अगर इसका सर कलम कर दिया जाए, सर काट दिया जाए, तो इट विल स्टिल रिमेन अलाइव फॉर अ वीक। तो भी ये एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। द सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया द ब्रेन सप्लाइज नर्व्स टू एंटीने एंड कंपाउंड आइज। यहाँ पे जो हमारा सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया है ब्रेन का, वो हमारे एंटीना को, हमारे आईज को, कॉकरोच की, उनको नर्व्स सप्लाई करता है। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सेंस ऑर्गन। कॉकरोच में कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, तो कॉकरोच के पास सबसे पहले तो एंटीना है, हमें पता है, आईज है, मैक्सिलरी पार्ट्स है, लेबियल पार्ट्स है एंड एनल सर्काई है। तो सेंसरी रिसेप्टर ऑफ एंटीना, सबसे पहले बात करते हैं एंटीना की। जो एंटीना है उसके पास कुछ रिसेप्टर हैं जो एनवायरमेंट, आउटर रीजन को, कॉकरोच के आसपास का कैसा एनवायरमेंट है उसको सेंस करते हैं। सेफ है, नहीं है, जाना है उधर, नहीं जाना है, वो सब कौन सेंस कर रहा है, एंटीना। ये हमारे पास है एंटीना। क्लियर। देन हमारे पास आती है कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज की बात करें तो ये एक ऐसी आई है जिसके पास अलग अलग सेल्स हैं।
डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको क्या बोला जाता है, ओमेटिडिया। यहाँ आप देखिए ये एक आई है और इसके पास छोटे छोटे अलग अलग रीजन्स प्रेजेंट हैं और ये छोटे छोटे सेल्स को बोला जाता है ओमेटिडिया। ठीक है, हेक्सागोनल इन शेप है एंड यूजिंग दीज, अब क्या है कि हर एक जो ओमेटिडिया है, अराउंड 2000 ओमेटिडिया यहाँ प्रेजेंट है। हर ओमेटिडिया एक सिंगल आंख की तरह काम करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी वजह से कॉकरोच जो है वो मल्टीपल इमेजेस बना सकता है पर उसका रेजोल्यूशन बहुत कम होगा। इसी को बोलते हैं मोज़ेक विजन, कि मतलब कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज, बहुत सारी इमेजेस बन जाएंगी बट जो रेजोल्यूशन है इमेज का, क्लैरिटी है वो कम होगी। ठीक है, इट हैज मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, मतलब सेंसिटिविटी तो कॉकरोच जितनी सारी इमेज बन रही है उसको पता लग जाएगा कि कुछ तो है, पर क्या है वो नहीं पता चलेगा। तो मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज है बट क्लैरिटी रेजोल्यूशन जो है वो कम है। तो लेस रेजोल्यूशन बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस नॉक्टर्नल विजन। अब ये जो विजन है इस तरह का मोज़ेक विजन, वो कॉकरोच को रात में चीजों को सेंस करने में बहुत हेल्प करता है। कॉकरोच एक नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, रात को ज्यादा एक्टिव है, तो अंधेरे में ये जो विजन है वो इसको ज्यादा सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है मूव करने में। क्लैरिटी नहीं मिलती है कि हम अगर कॉकरोच की तरफ जा रहे हैं तो इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसी के पैर है या क्या है। क्लियर इमेज नहीं बनेगी बट मल्टीपल इमेजेस बनेंगी तो सेंस जो है वो ज्यादा कर पाता है कि हाँ कुछ तो है। क्लियर, चलो जी। देन आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे करेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आप पहले डायग्राम देखो बच्चों, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट है इन पेयर, वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। उसके बाद आता है हमारे वास डिफरेंस हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, टेस्टिस हैं, सेमिनल वेसिकल है, एक्सेसरी कुछ ग्लैंड्स आती हैं, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कि आउटवर्ड जो एक्सटर्नली है वो क्या अपीयरेंस है जेनिटल रीजन का। तो सबसे पहले अगर टेस्टिस की बात करें तो ये बॉडी की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, 4, 5 एंड 6, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। अब हर एक टेस्टिस जो है वो आगे किस में ओपन होगी, उससे क्या ओरिजिनेट होगी, वास डिफरेंस। यहाँ देखिए टेस्टिस के बाद जो है वो क्या आ रहा है, वास डिफरेंस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वास डिफरेंस। वो वास डिफरेंस किस में एंटर करती है, आगे सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल से आगे हमारे पास निकलती है इजैकुलेटरी डक्ट एंड आफ्टर इजैकुलेटरी डक्ट वी हैव द मेल गोनोपोर। अब ये है हमारा सेमिनल वेसिकल, here you can see, इससे निकल रही है ये इजैकुलेटरी डक्ट। लेट्स चेंज द कलर, ये है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट से सीधा हमारे पास क्या बनेगा, मेल गोनोपोर। चलिए, हमने टेस्टिस की बात करी कि बॉडी के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, आगे वास डिफरेंस में ओपन होंगी, 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। देन आता है सेमिनल वेसिकल, अगर डिटेल में पढ़े ये काम क्या करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। यहाँ पे स्पर्म्स जो हैं वो आपस में ग्लूड हो जाएंगे, कुछ मटेरियल से वो आपस में जुड़ जाएंगे एंड फॉर्म बंडल, जिसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफोर्स। बंडल बना लेंगे स्पर्म्स आपस में चिपक चिपक के और उस बंडल को क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोफोर। दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब ये जो बंडल ऑफ स्पर्म है, जब कॉपुलेशन होगी, मेल फीमेल कॉकरोच जो कॉपुलेट करेंगे, तब ये स्पर्मेटोफोर्स बंडल की फॉर्म में ही स्पर्म्स इजैकुलेट होंगे। क्लियर है बच्चों, चलो डायग्राम वही है, हमने पीछे भी पढ़ लिया। देन एक्सेसरी ग्लैंड्स की, कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो includes a mushroom gland in 6 to 7 segment and phallic gland. Their secretion nourishes the sperm. जो glands हैं वो कैसे हैं, मशरूम ग्लैंड्स है और phallic glands है। phallic glands यहाँ लेबल भी की हुई हैं बच्चों, ये रही। ये क्या करती हैं, जो स्पर्म्स हैं उनको, इनकी जो सिक्रीशन है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। देन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अगर हम आउटवर्ड एक्सटर्नली देखें जेनिटेलिया तो वहां पे हमें क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसको बोलते हैं मेल गोनेपोफाइसिस। तो फीमेल में हमारे पास दो बड़ी बड़ी ओवरीज आएंगी, ओवरीज के बाद ओविडक्ट, देन स्पर्मेथी, जेनिटल चैम्बर, कोलेटरल ग्लैंड्स। डायग्राम देख लीजिए, ये है हमारे पास ओवरीज। इन ओवरीज में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्स हमें देखने को मिलेंगे। ओवेरियोल्स में अरेंज्ड एग्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। ओवरीज के बाद आ रही है ओविडक्ट, दोनों तरफ से ओविडक्ट जो है वो कंबाइन होकर एक कॉमन ओविडक्ट बनाएगी जिसको वेजाइना भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये कोलेटरल ग्लैंड्स, ये जो ब्रांच लाइक देख रहे हो ये क्या है, कोलेटरल ग्लैंड्स है। देन हमारे पास ये प्रेजेंट है स्पर्मेथिका, ठीक है। देन जेनिटल चैम्बर प्रेजेंट है जिसको जेनिटल पाउच भी बोला जाता है।
अब बात करें अगर हम ओवरीज के बारे में, तो ओवरीज भी लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है। कौन सी सेगमेंट में होगी? 2 to 6, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट तक प्रेजेंट होंगी हमारी ओवरीज। ईच ओवरी फॉर्म्ड ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिसको ओवेरियोल्स भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ओवा जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस में प्रेजेंट होंगे, जैसे इस तरह से। क्लियर? चलो अब ओविडक्ट की बात करें। ओवरी से क्या निकला? ओविडक्ट। ओविडक्ट यूनाइट टू फॉर्म सिंगल मीडियन ओविडक्ट। सेंटर में क्या बन रहा था? ये सिंगल कॉमन ओविडक्ट, जिसको क्या बोला गया? वेजाइना बोला गया। दैट ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर। ये वेजाइना जो है, जो कॉमन ओविडक्ट है, वो कहां ओपन हो रहा है हमारे पास? जेनिटल चैम्बर में, यहां ओपन होगा। ठीक है। अब स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स हमें पता था बंडल ऑफ स्पर्म्स है, उसकी फॉर्म में स्पर्म्स जो है, जब कॉपुलेशन होगी तो स्पर्मेटोफोर्स जो है वो एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन ootheca। अब फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं, अब देखो स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में स्पर्म्स एंटर किए। अब वो स्पर्म्स जो थे उन्होंने एग्स को फर्टिलाइज किया। ग्रुप ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, सपोज बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग हो गए। अब ये ग्रुप ऑफ फर्टिलाइज्ड एग है, इनको एक कॉमन कैप्सूल के अंदर एनक्लोज कर दिया जाएगा। इस कैप्सूल को बोला जाता है ootheca। ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? काफी सारे फर्टिलाइज्ड एग होंगे। अराउंड 14 to 16 एग्स हो सकते हैं इस एक ootheca के अंदर। ये खुद ootheca कैसा देखने को लगेगा हमें? रेडिश ब्राउन कलर का है, और इसका साइज क्या हो सकता है? 8 मिलीमीटर लॉन्ग। एक फीमेल जो है वो अराउंड 9 to 10 ootheca ले करती है। फीमेल जो है वो क्या ले करेगी? ootheca ले करती है, जिसके अंदर एग्स होते हैं। कितने एग? 14 to 16। एक फीमेल 9 to 10 ootheca रिलीज कर सकती है। क्लियर है बच्चों? चलो जी, अब बात करें कि डेवलपमेंट कैसी होगी। जो हमारा कॉकरोच है वो कैसे, एग के बाद उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है? तो डेवलपमेंट जो है दैट इज स्पोरोमेटाबोलस। स्पोरोमेटाबोलस का मतलब क्या है? कि ग्रेजुअल डेवलप होता है। पहले निम्फल स्टेज आएगी, फिर एडल्ट बनेगा, और 13 टाइम्स जो है वो मोल्टिंग होती है। इट मोल्ट्स 13 टाइम, मतलब एग जो है हैच करके लार्वा बनाया, लार्वल स्टेज 1 2 3 4, तो इस तरह से 13 स्टेजेस चलती हैं, और फिर एडल्ट बनता है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स। अब क्या होता है, जो निम्फ होते हैं ना, उनकी बॉडी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। मतलब अभी विंग्स नहीं बने हैं, प्रॉपर लेग्स की डेवलपमेंट नहीं है, आईज नहीं डेवलप है, इस तरह से। तो जो हमारी एडल्ट, अब देखो ये है हमारा एग हैच हुआ, उससे निकला लार्वा। लार्वा हमें पता है कि इसमें 13 टाइम मोल्टिंग हुई, फिर जाके बना ये एडल्ट। तो जो यहाँ पे 12 नंबर वाला लार्वा था, उसके पास विंग्स की बजाय क्या थे? विंग पैड्स। जब उसमें मोल्टिंग हुई, एडल्ट बना, एडल्ट के पास क्या थे? विंग्स थे प्रॉपर। तो यही लिखा हुआ है कि लास्ट निम्फल स्टेज जो थी। अब यहाँ लार्वा को क्या बोला गया है? निम्फ। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। विंग्स जो है वो सिर्फ किसके पास होंगे? एडल्ट के पास। जितनी भी हमारी ये निम्फल स्टेजेस हैं उनके पास विंग्स नहीं होंगे। हाँ, लास्ट वाली जो 12th नंबर है उसमें जाके आ जाएंगे विंग्स पैड, बट वो प्रॉपरली विंग्स किस में दिखाई देंगे आपको? एडल्ट के अंदर। क्लियर है बच्चों? ये थी डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कॉकरोच की? सबसे पहले तो कॉकरोच जो है वो एक पेस्ट है। पेस्ट का मतलब क्या है? कि ये अपने एक्सक्रीटा से फूड को कंटेमिनेट कर देता है, फूड क्वालिटी डिग्रेड कर देता है, एंड इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स बैक्टीरियल डिसीजेस। अब कॉकरोच की बात करें तो बच्चों, कॉकरोच जो है वो, उनकी सपोज लेग्स पे बैक्टीरिया जो है वो लगे हुए हैं, बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं अपनी बॉडी पे। अब वो कॉकरोच कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन से निकल के आए हैं, उनकी बॉडी पे जर्म्स हैं, और फिर वो किचन में एंटर कर गए, फूड मटेरियल के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब जर्म्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह के जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं वो कॉकरोच की वजह से हो सकते हैं। तो यू शुड मेक श्योर कि कॉकरोच जो है वो आपके किचन से, आपके रूम से वो थोड़ा दूर ही रहे, सो दैट दे कांट कॉन्टेमिनेट योर प्लेस, योर फूड, योर वाटर। तो ये चीजों से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉग। फ्रॉग देखा हुआ होता है सबने, है ना? पता तो है ये फ्रॉग है।
अब फ्रॉग की, जैसे हमने कॉकरोच की स्टडी की है डिटेल, वैसे ही फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो हमारा फ्रॉग जो है वो किस फाइलम से आता है, कॉर्डेटा। कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो हमारा फ्रॉग है वो आता है कॉर्डेटा से। क्लास एम्फीबिया, जीनस राना एंड स्पीशीज टिग्रीना। राना इज जीनस, टिग्रीना इज द स्पीशीज। राना टिग्रीना हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीशीज है, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज पायोकिलोथर्मस, यानी कि कोल्ड ब्लडेड है। अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो इट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दे कैन चेंज कलर टू हाइड। अब जब इनको लगता है कि कोई प्रिडेटर, कोई शिकार करने वाला आ गया है, कोई और एनिमल जिनसे इनको खतरा है, तो ये अपना कलर जो है बॉडी का वो चेंज कर लेते हैं। जैसा बैकग्राउंड होगा, जैसी मटेरियल, सपोज ये किसी ब्रांच पे बैठे हैं, ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की ट्री ब्रांच है, तो उसके जैसा कलर बना लेंगे अपना। ये ग्राउंड पे लेटे हैं पत्तों के ऊपर, तो उसके जैसा। तो मतलब कैमोफ्लॉज करने की प्रॉपर्टी है इनके पास, अपनी बॉडी का कलर बैकग्राउंड के कलर जैसा बना लेना, दैट इज नोन एज कैमोफ्लॉज। अब इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम मिमिक्री भी बोल देते हैं। समर के अंदर और विंटर के अंदर, अब ये रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं। समर के अंदर बोलते हैं समर स्लीप, एस्टाइवेशन, विंटर में विंटर स्लीप, जिसको हाइबरनेशन भी बोल देते हैं। और ये क्यों करते हैं ऐसा, ताकि ये एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट कंडीशन से खुद को बचा पाए। चलो अब बात करेंगे इनकी मॉर्फोलॉजी की, कि बाहर से देखने में कॉकरोच कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखता है कॉकरोच। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिविजिबल है। कॉकरोच में क्या था, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। फ्रॉग में क्या है, हेड एंड ट्रंक। ये है इसका हेड, और ये पीछे का पूरा रीजन क्या है, ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। क्लियर है बच्चों। देन टेल जो है, नेक। अब कॉकरोच में क्या था, नेक प्रेजेंट थी, इसमें क्या है, नेक एब्सेंट है और कोई टेल भी नहीं है। स्किन जो है वो कैसी है, मॉइस्ट, स्मूथ स्लिपरी सी स्किन है, मॉइस्ट है। ड्यू टू म्यूकस, क्योंकि इसकी स्किन जो है उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है। कलर ऑफ डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन, जो इसकी डॉर्सल साइड है उसका कलर कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन। और वेंट्रल साइड का कलर कैसा होगा, पेल येलो। हाँ, यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको कलर जो है वो कुछ अलग दिख रहा है, ग्रीनिश है, ऑलिव ग्रीन है। नीचे का जो कलर है वो कुछ अलग है, वेंट्रल साइड का जो कलर है वो होता है पेल कलर। अब हम डॉर्सल साइड की बात करें तो इसकी बॉडी पे कुछ डार्क कलर के स्पॉट्स हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा बॉडी पे क्या है, कुछ स्पॉट्स हैं, पैचेस प्रेजेंट हैं। बट वेंट्रल साइड पे कोई पैचेस प्रेजेंट नहीं होंगे। चलो, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग तो पानी नहीं पीता है, फ्रॉग बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों नहीं पीता, क्योंकि इसकी स्किन ही पानी अब्सॉर्ब कर लेती है। अब फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, तो स्किन से ही अब्सॉर्ब कर लेता है, मुंह चलाता ही नहीं है पानी पीने के लिए, तो इट अब्सॉर्ब्स थ्रू इट्स स्किन। माउथ की बात करें, माउथ में इसके पास नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट हैं, पेयर्ड नोस्ट्रिल्स, मतलब एक पेयर प्रेजेंट है नोस्ट्रिल का। इसके अलावा आईज, बड़ी बड़ी आईज प्रेजेंट है, और उन आईज के ऊपर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ईयर्स की कवरिंग जो है, एक्सटर्नल ईयर जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। जैसे हमारे अंदर तो एक्सटर्नल ईयर हमें पता है कि पिन्ना प्रेजेंट है, बट इनके अंदर क्या है, एक्सटर्नल ईयर जो है उसको एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टिम्पैनम, ठीक है। द फोर लिम्स हैव 4 डिजिट। अब जो इसके फ्रंट 4 लिम्स हैं उनमें होंगे 4 डिजिट्स, यहाँ इस तरह। और जो हाइंड लिम्स हैं उसके पास होंगे 5 डिजिट्स, 5 फिंगर्स कह लो। हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। जो पैर हैं वो इसके स्विम करने में, बरो करने में, लीप, उछलने फुदकने के काम आएंगे। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर। हाइंड लिम जो है वो आगे 4 लिम से ज्यादा ताकतवर है, मस्कुलर है। फीट्स आर वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। अब इसके जो पैर हैं उसके पास वेब्ड डिजिट्स हैं, मतलब अगर ये इसके डिजिट्स हैं, सपोज 4 डिजिट्स बनाए मैंने, 4 लिम बनाया, उसके अंदर इस तरह से वेब्ड फीट है, बीच में वेब्स प्रेजेंट है, तो वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल अलग है, अलग अलग प्रेजेंट है। Male frog have sound producing vocal sac and also a copulating nuptial pad on the first digit of 4 limb. अब जो मेल है उसके पास वॉइस प्रोड्यूस करने वाले वोकल सैक्स हैं, और इसके जो 4 लिम्स हैं उसके फर्स्ट डिजिट पे क्या प्रेजेंट होगा, कॉपुलेशन के लिए एक स्पेशल तरह का ऑर्गन है जिसको न्यूप्शियल पैड या फिर कॉप्युलेटरी पैड भी बोलते हैं। और ये दोनों ही चीजें फीमेल में नहीं है, ना ही वोकल सैक है ना ही कॉप्युलेटरी पैड है, फीमेल में ये एब्सेंट है।
क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये शॉर्ट होती है, इंटेस्टाइन भी शॉर्ट होती है फ्रॉग के अंदर, क्योंकि फ्रॉग क्या है, कार्निवोर्स है। तो जो हमारे हर्बीवोर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। कार्निवोर्स के अंदर जो इंटेस्टाइन है एलिमेंट्री कैनाल वो शॉर्ट रहती है, बिकॉज दे डोंट हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। क्लियर है बच्चों। माउथ के बाद आती है बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। ठीक है। लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करती है, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर ने सिक्रीट किया बाइल, बाइल स्टोर कहां हो गया, गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियास भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस भी बोलते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। जो हमारा फ्रॉग है उसकी टंग कैसी है, बाइलोब्ड, कुछ ऐसी बाइलोब्ड टंग है, फूड को ऐसे कैप्चर कर लेगी, अपना जो भी इसका प्रे होगा उसको कैप्चर कर लेता है। अब डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, फूड जो है वो माउथ के थ्रू एंटर किया, फेरिंग्स में पहुंचा, इसोफेगस में पहुंचा। अब जो स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस हैं सबसे पहले वो एक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, HCl प्रेजेंट होगा, एंड ये क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। स्टमक में फूड जो है वो कुछ पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, और उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हमने बोल दिया काइम। काइम जो है अब ये स्टमक से आगे ड्यूडेनम में जाएगा, यानी इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। कहाँ गया ये, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। ड्यूडेनम जो है अब इसमें लिवर की भी सिक्रीशन आती है, पेनक्रियास की भी सिक्रीशन आएगी, यानी बाइल भी पहुंचेगा, पेनक्रियाटिक जूस भी पहुंचेगा, कहाँ, ड्यूडेनम में। और बाइल जो है वो फैट्स को तोड़ने का काम करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट्स को तोड़ तोड़ के उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देता है ताकि उनकी डाइजेशन इजी हो सके। पेनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स तीनों डाइजेस्ट हो गए। अब finger like villi and microvilli in the intestine absorb digested food। डाइजेशन कंप्लीट हुआ, जो भी बॉडी को चीजें रिक्वायर्ड थी वो कैसे एब्जॉर्ब हो गई, इंटेस्टाइन पे थे विलाई लाइक स्ट्रक्चर, उन्होंने, अब सपोज ये मेरे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, यहाँ पे है विलाई, इस तरह ये इंटेस्टाइन की मेरी पूरी ट्यूब है, सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन, ये इसके सेल्स इस तरह प्रेजेंट है। अब जो भी इसमें फूड फ्लो कर रहा है उसमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो इस विलाई से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वापस सेल्स में आ जाएंगी। जो नई चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आगे पुश करती जाएंगी। क्लियर। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम, वो आगे कहां जाएगा, रेक्टम में जाएगा, एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका। रेक्टम जो है, जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है, वो एट द एंड कहां ओपन हो रहा है, क्लोएका में, रेक्टम के थ्रू क्लोएका में ओपन हो रहा है, और क्लोएका आगे वेस्ट को जो है वो बाहर की तरफ रिमूव कर देगा, रिलीज कर देगा। अब आप डायग्राम में देखो, हमारे पास ईसोफेगस से फूड आया स्टमक में, अरे जस्ट अ मिनट, फूड आया स्टमक में, स्टमक में HCl डाइजेस्टिव जूसेस ने काम किया, फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ और वो आगे काइम बन गया। काइम कहाँ गया, हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का इनिशियल पोर्शन क्या था, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से हमारे पास, ड्यूडेनम में क्या क्या सिक्रीशन आ रही थी, बाइल भी आ रहा था और उधर पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहे थे। बाइल फैट्स को एमल्सिफाई करेगा, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में विलाई, माइक्रोविलाई के थ्रू जो भी जरूरत की चीजें हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। वेस्ट फूड जो है वो आगे रेक्टम में भेज दिया जाएगा। रेक्टम जो है, ये हमारा रेक्टम है, ये आगे ओपन हो रहा है क्लोएका में, दिस इज क्लोएका, ये है हमारा क्लोएका, और क्लोएका जो है वो आउटवर्ड जो है ओपन हो रहा है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। क्लियर है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्लोएका के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग क्योंकि पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, तो ये रेस्पिरेशन भी अलग अलग तरीकों से कर सकता है। इसकी स्किन भी थिन है, मॉइस्ट है, तो ये स्किन के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू हो रही है, स्किन इज एक्टिंग एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डिसॉल्व ऑक्सीजन इज वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो स्किन इतनी पतली है कि डिफ्यूजन जो है वो स्किन के थ्रू हो सकता है, और पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकती है थ्रू द स्किन।
ड्यूरिंग एस्टाइवेशन, अब जब रेस्ट कर रहा है, समर स्लीप चल रही है या फिर विंटर स्लीप हाइबरनेशन चल रही है, तब रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, स्किन से ही रेस्पिरेशन होती है। देन हमारे पास है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जब लैंड पे है हमारा फ्रॉग, तब लंग्स यूज होते हैं या बक्कल कैविटी यूज होती है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होती है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। लंग्स कैसे होंगे, पिंक कलर के पेयर में प्रेजेंट होंगे एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। इन डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास ये लंग्स प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। चलो, अब एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग्स। जो एयर है वो कैसे आ रही है, पहले एयर नोस्ट्रिल में एंटर की, देन वो कहाँ जाएगी, बक्कल कैविटी में, और फिर आगे कहाँ जा रही है, लंग्स के अंदर। तो इस तरह हमारे फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो होती है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फ्रॉग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो कैसा है, क्लोज्ड टाइप, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इट इंक्लूड्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी और ब्लड आएगा। लिम्फेटिक सिस्टम आएगा, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, वो सब आएगा। हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और उसमें अगर 3 चैम्बर्ड है तो कैसा होगा, 2 एट्रिया होंगे और 1 कॉमन वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर्स, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। ओके, हार्ट जो है उसको पूरा हार्ट जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड है, लाइंड है। उस कवरिंग का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। क्लियर, क्या नाम है, पेरिकार्डियम। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम जो है उसके साथ एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर, राइट एट्रियम में क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां से आएगा, पहले साइनस विनोसिस, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइनस विनोसिस। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन, पहले साइनस विनोसिस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना कावा के थ्रू, फिर वो राइट एट्रियम में जाएगा। वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कॉर्नस आर्टरियोसिस। वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉर्नस आर्टरियोसिस में हमारे पास रिलीज करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ डायग्राम में समझ लो, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये किसके साथ ज्वाइंट है, ये ट्रायंगुलर सा कॉर्नस वेनोसिस। पहले हमारे पास वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे और वो देंगे साइनस विनोसिस को, फिर यहां से ब्लड जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि वेंट्रिकल भी, अब जब आर्टरीज में ब्लड पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब पहले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो कॉमन वेंट्रिकल में गया, फिर वो जाएगा हमारे पास लंग्स की तरफ, लंग्स से प्यूरिफाई होके फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, देन वो फिर से कॉमन वेंट्रिकल में जाएगा और फिर अब उसमें बॉडी पार्ट तक जाना है। तो पहले ये वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, इस कॉर्नस आर्टरियोसिस में, देन आर्टरीज आर्टरियोल्स के थ्रू बॉडी में जाएगा। चलो, अब फ्रॉग के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ये क्या चीज है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज बेसिकली वेन्स से एक कनेक्शन बना हुआ है, वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक वेनस कनेक्शन है, दैट इज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, दिस वेनस लिंक बिटवीन किडनी एंड द लोअर बॉडी पार्ट्स। किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स में ये जो कनेक्शन है इसको क्या बोल देते हैं हम, रीनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड के अंदर क्या आएगा, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स आएंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो है उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा टू डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज। क्लियर है बच्चों। देन हमारे पास आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास है 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये चीजें प्रेजेंट होंगी इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब किडनीज की बात करें तो कैसी होंगी, डार्क रेड होंगी, बीन शेप्ड होंगी एंड फाउंड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑफ बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा उसकी दोनों तरफ लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होंगी, किडनी प्रेजेंट होंगी इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं वैसे ही इनकी किडनी में भी क्या होंगे, नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब किडनी से क्या निकलेंगे, यूरेटर। ईच किडनी, दोनों किडनी से एक एक क्या निकलेगा, यूरेटर निकलेगा।
मेल फ्रॉग की बात करें बच्चों तो यूरेटर एक्ट लाइक यूराइनोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। अब ये जो मेल, यहाँ पे जो डायग्राम है वो मेल यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट का है। मेल के अंदर आप देखिए ये जो यूरेटर्स हैं वो यूराइनोजेनिटल डक्ट की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकलेंगे वास डिफॉर्म से वो अल्टीमेटली इनमें एंटर करेंगे और ये स्पर्म को कैरी भी करते हैं। फीमेल की बात करें तो यूरेटर्स और ओविडक्ट जो है वो सेपरेट रहते हैं, दे ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। क्लोएका में ही हमारा एलिमेंट्री कैनाल ओपन हुआ, यूरिनरी ट्रैक ओपन होगा एंड हमारा रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वो तीनों चीजें कहां ओपन होंगी, क्लोएका। तो क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर फॉर दीज थ्री। क्लियर। तो फीमेल के अंदर जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है, यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होंगे क्लोएका के अंदर। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है और हमारे यूरेटर्स वो कंबाइन होके कंबाइनिंगली क्या बना लेंगे, दे फॉर्म यूराइनोजेनिटल डक्ट और ये सीधा यूराइनोजेनिटल डक्ट ही क्लोएका में ओपन होगी। क्लियर। चलो, फ्रॉग इज अ यूरियोटेलिक, मतलब ये क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया। यूरियोटेलिक है तो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। चलो, देन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि फ्रॉग की बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इसका एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसका न्यूरल सिस्टम क्या है, वो चीजें पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमें पता है हार्मोन्स बनाती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जब जैसे हमारी बॉडी में है एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे इसकी बॉडी में भी है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइल्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स। ये सारी ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाएंगी और वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। नर्वस सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग के पास भी क्या है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। सीएनएस, पीएनएस, एएनएस तीनों चीजें फ्रॉग के पास भी प्रेजेंट है। सीएनएस में आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंट्रल में अलाइंड है, यानी हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्लियर। फ्रॉग में भी ये चीजें प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, जो नर्व्स पेरिफेरी की तरफ बॉडी में जाती हैं वो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हैं या स्पाइनल नर्व्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब फ्रॉग की बॉडी की बात करें तो फ्रॉग के पास है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं। ब्रेन इज एनक्लोज्ड बाय बोनी ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, इसका भी जो ब्रेन है वो किसमें प्रोटेक्टेड पड़ा है, क्रेनियम के अंदर। ठीक है, वो क्रेनियम किससे बना है, बोन्स से बना है। ठीक है। ब्रेन की बात करें तो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स। फोर ब्रेन में क्या आएगा बच्चों, ऑल्फैक्टरी लोब आएंगे। ठीक है। देन आता है हमारे पास पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ जाएंगे, ये रहे। डॉर्सल और वेंट्रल व्यू है, आप एक ही डायग्राम चाहे देख लीजिए। डॉर्सल व्यू की बात हम करें तो ये है हमारे पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक ये ऑल्फैक्टरी लोब है। देन है हमारे पास अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, ये है हमारा डायनसेफेलॉन। ये फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है उसमें आता है ऑप्टिक लोब, पेयर में प्रेजेंट होगा ऑप्टिक लोब। ये आप यहां देखिए, ये हमारे पास पेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक लोब। हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरिब्लम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये है हमारा सेरिब्लम यहां और ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ब्रेन में आती हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करें हम, इट पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कोड व्हिच इज इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो आगे स्पाइनल कोड में ही एलोंगेट करता है, एक्सटेंड करता है, और वो हमारी जो स्पाइनल कोड है वो वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज रहती है। क्लियर है बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट बारी है सेंस ऑर्गन की, कि फ्रॉग में सेंस ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो सेंसरी पेपिले प्रेजेंट है टच के लिए, टच को रिसीव करने के लिए क्या है, सेंसरी पेपिले हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स हैं। स्मेल के लिए इसके पास भी नेजल एपिथेलियम है। और विजन की बात करें तो सिंपल आईज है जैसे हमारे अंदर होती हैं। पेयर्ड है, सिचुएटेड इन ऑर्बिट, जो आई सॉकेट है, ऑर्बिट है, उसके अंदर आईज प्रेजेंट है। और एक्सटर्नल ईयर के जगह पे इसके पास क्या है, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम है। और इंटरनल ईयर जैसे हमारे पास है फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के काम आता है। चलो जी, अब है लास्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आती है टेस्टिस। यहाँ डायग्राम में भी देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये टेस्टिस, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। टेस्टिस की बात करें, येलो इन कलर है, ओवल इन शेप है, और दे आर फाउंड अदर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी। कहां प्रेजेंट है, किडनी के अपर पार्ट पे। क्लियर।
किडनी के साथ ये लिंक्ड हैं, किसकी हेल्प से, एक मेम्ब्रेन की हेल्प से चिपकी हुई हैं किडनी के साथ, और उसका नाम क्या है, पेरिटोनियम या फिर मेसोर्कियम। देन टेस्टिस से निकलती हैं वासा एफ्रेंशिया। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारी वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट है, क्लियर। 10 से 12 ट्यूब्यूलर वासा एफ्रेंशिया देखने को मिलेंगी। दे अराइज फ्रॉम टेस्टिस और एंटर करती हैं किडनी में फ्रॉम ईच साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। वासा एफ्रेंशिया किडनी में एंटर करेंगे और वहां पे बिडर कैनाल में ओपन हो जाएंगी। इट कम्युनिकेट्स विद द यूराइनोजेनिटल डक्ट। अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि कॉमन यूराइनोजेनिटल डक्ट बनती है, तो वासा एफ्रेंशिया जो है वो किडनी में एंटर करेगी, वहां ये कम्युनिकेट करती है यूराइनोजेनिटल डक्ट एंड कम आउट ऑफ किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका। यूराइनोजेनिटल डक्ट में ही ये ओपन होगी, कॉमन बन जाएगा पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो वो कहाँ ओपन होगा फिर एंड में, क्लोएका में। देन लास्ट में हमारे पास क्लोएका स्मॉल मीडियम, अभी एक कॉमन मीडियम चैम्बर है, ये है हमारा क्लोएका। इसके अंदर हमारा ये यूराइनोजेनिटल जो हमारी डक्ट है वो ओपन हो रही है, और कैसा है, इट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। अब हमने बात की थी कि ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक एंड जेनिटल ट्रैक तीनों के लिए एक कॉमन चैम्बर है, तीनों ट्रैक जो है वो क्लोएका में ओपन होंगे, फिर क्लोएका अपर्चर के थ्रू मतलब बाहर को ओपन होगा। तो ये तीनों चीजें किस में एंटर करती हैं, क्लोएका में, और वो क्लोएका जो है वो क्लोएकल अपर्चर के थ्रू एक्सटीरियरली ओपन होता है। क्लियर है बच्चों। देन आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें देखने को मिलेंगी पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो है वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगी, किडनीज के पास प्रेजेंट होंगी, बट किडनी के साथ अटैच्ड नहीं होंगी, ठीक है। किडनी के साथ प्रेजेंट है, पास प्रेजेंट है, बट देयर इज नो कनेक्शन, कोई भी ऐसा जैसे हमारे वासा एफ्रेंशिया किडनी में एंटर कर रहे थे वैसे ऐसा कोई नो फंक्शनल कनेक्शन, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओवरीज, ठीक है। यहां आप डायग्राम में देखो, ये है हमारे पास ओवरीज। अब ओवरीज के पास ऊपर एक फनल शेप्ड ओविडक्ट प्रेजेंट है। ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है, फनल शेप्ड ओविडक्ट प्रेजेंट है। जो भी ओवरी से एग निकलेगा वो इस ओविडक्ट में एंटर होगा। ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। एग जो है वो इस ओविडक्ट में जाएगा और ये सेपरेटली ओपन होगा। अब ये है हमारा यूरिनरी ट्रैक और ये है ओविडक्ट, तो ये सेपरेटली एंटर हो रहे हैं दोनों क्लोएका के अंदर। देयर इज नो लिंक, ये आपस में कंबाइन तो नहीं हुए कहीं, सेपरेटली क्लोएका में एंटर कर रहे हैं। अब एक मैच्योर फीमेल की बात करें तो वो 2500 से लेके 3000 ओवा रिलीज करती है एट अ टाइम। एक बार में वो 2500 से 3000 तक ओवा जो है वो रिलीज करती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी वाटर में, क्लियर। डेवलपमेंट जो है उसमें एक लार्वल स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं टैडपोल लार्वा। फ्रॉग का जो लार्वा है वो क्या होता है, टैडपोल लार्वा। टैडपोल जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। टैडपोल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक की मॉडिफिकेशन, डीमॉड्यूलेशन होगी, एडल्ट वाले कैरेक्टर्स बनेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। अब जैसे टैडपोल में टेल होगी बट एडल्ट में तो टेल नहीं होती है, तो वो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो नए बनते हैं, पुराने कैरेक्टर्स डिग्रेड होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड कैरेक्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, न्यू स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे फ्रॉग के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो फ्रॉग्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये इंसेक्ट्स को, मस्कीटोस को खाते हैं, कार्निवोर्स हैं, इंसेक्ट्स को खा लेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद हैं। कुछ ऐसे पेस्ट हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप के लिए बुरे होते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर क्रॉप, तो अगर ये उनको खा लेते हैं तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप्स को कि उनपे जो पेस्ट की इन्फेस्टेशन है वो ना हो। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय, अब ये हमारी फूड चेन का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो इसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। अब कुछ कंट्रीज में फ्रॉग की जो लेग है, अब हमने पढ़ा कि हाइंड लेग बहुत मस्कुलर होती है, तो इनकी जो मस्कुलर लेग्स हैं उनको फूड के तरह भी कंज्यूम किया जाता है इन सम कंट्रीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉग। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया। हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा, टिश्यूज अलग अलग टाइप के पढ़े, एपिथेलियम, मस्कुलर, न्यूरल एंड कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको सारे टिश्यू समझ आए, आपको कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी समझ आए। सो इफ यू गाइज लाइक दिस सेशन तो हिट द लाइक एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको भी हेल्प हो चैप्टर को समझने में, पढ़ने में। सब्सक्राइब कर लो चैनल नीट नोवा बाय अनअकैडमी को सो दैट आपको नीट प्रिपरेशन के लिए और ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।